मॉर्निंग। जैसा कि कल वाले वीडियो में हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास 10 के बारे में जो बता रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा था। आपको कल बताया गया था आर्थिक क्रियाएं क्या है। हम आपको कल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चर्चा करेंगे कल के विषय पे, इसके आगे आज बढ़ेंगे। कल हम आप लोगों को जब भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थात सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे थे, तो सबसे पहले आपको आर्थिक क्रियाएं बताया गया। इसके बाद आप लोगों को आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताया गया। इसमें आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताया गया। इसमें आपको बताया गया था आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, या आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, ठीक है। आर्थिक गतिविधियाँ, ध्यान देना, आर्थिक गतिविधियाँ बताया गया था। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। वे सभी क्रियाएं या सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई न कोई आय प्राप्त होता है, वे सभी आर्थिक गतिविधियां या वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई न कोई आय प्राप्त होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया था कि दुकान करना, ना, आपको बताया था दुकान करना, वकालत करना, क्या, हाँ, दुकान करना, वकालत करना, बैंकों में कार्य करना, स्कूलों में कार्य करना, ये सब आर्थिक क्रियाओं के लिए की जाती हैं, क्रियाएं की जाती हैं, कार्य किए जाते हैं कि इससे हमें आय प्राप्त होगा, आय के द्वारा हम अपना विकास करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट करेंगे। अब हम आपको कल बता रहे थे आर्थिक क्रियाओं के बाद आपको बताया गया था दूसरा, आपको बताया गया था आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। ध्यान देंगे, आर्थिक साथ में बताएंगे कार्यों के क्षेत्र। तो आपको बताया गया था आर्थिक कार्यों के क्षेत्र में हम अपने आसपास के लोगों को विभिन्न आर्थिक और गैर आर्थिक कार्यों में संलग्न होते हुए या कार्य करते हुए देखते हैं ना। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, साथ ही कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर आप लोगों को बताया गया है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया गया था कि वही सभी बता दिया गया था। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताया गया था, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, डेयरी उत्पादन, ठीक है, खनिज पदार्थों को धरतल के अंदर से खोद कर निकालना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाओं में आपको बताया गया था इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करके मनुष्य अपने या मानव अपने उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का विनिर्माण करता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण बताया था आपको, एक उदाहरण समझो। पहला उदाहरण आपको बताया था कि कपास से प्राप्त रेशे से कपड़ा बनाना, ये हो गया द्वितीय उत्पाद। एक उदाहरण आपको बताएं, गन्ना जो है कच्चा वस्तु है, कच्चा माल है, प्रथम प्राथमिक क्रिया है। ये कृषि से प्राप्त होती है, लेकिन गन्ने से अपने उपयोग में लाने के लिए किसका निर्माण करते हैं? चीनी या गुड़ का। चीनी या गुड़ क्या हुआ हमारा? द्वितीय क्षेत्र हुआ, द्वितीय कार्य हुआ। अब हम तृतीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तृतीय क्षेत्र के बारे में भी बता चुके हैं। वे गतिविधियां जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं
ये वही गतिविधियां हैं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विकास में प्राथमिक, द्वितीयक के क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं को बाजार सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको ये भी बताया गया था। इसमें द्वितीयक क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र में जो है वकील है, डॉक्टर है, परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग है, आदि सब आते हैं। आज हम आपको इन सभी क्षेत्र जो कल आपको बताए गए थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना करेंगे। किस आधार पर देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में या क्षेत्रों के विविध उत्पादन कार्यों से अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ध्यान देना, पुनः ध्यान दोगे कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के विविध उत्पादन कार्यों से या विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों से अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन तीनों क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं, कार्य, जिसे हम काम करते हैं ना, कार्य करते हैं। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एकाधिक अर्थात एक से अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो। ठीक है, प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटे आकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों की संख्या में, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है ना। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सत्य सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वस्तुओं का गणना कैसे किया जा सकता है, इतनी अधिक मात्रा में वस्तुओं की गणना कैसे की जा सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है। वह कौन सा सुझाव है, ध्यान देते हैं, कौन सा सुझाव है, ध्यान देते हैं। ठीक, अर्थशास्त्रियों का कुछ सुझाव है। भारत के अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि, कौन सा सुझाव है, कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का, ध्यान देना, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग, ध्यान देना, संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का, किसका, मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। पुनः ध्यान दोगे, इस समस्या के समाधान के लिए भी हम आपको बता रहे थे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये आप बिल्कुल सत्य सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का एक सुझाव है, क्या, कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे में उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि मान लेते हैं, जैसे यदि 10,000 किलोग्राम, क्या, 10,000 किलोग्राम, कौन सा चीज ले लें, गेहूं ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं, क्या, गेहूं ले लेते हैं। चलो क्या लेते हैं, गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 8 रुपये, यदि 10,000
किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो गेहूं का मूल्य तो कितना होगा? 80,000 होगा। 80,000 रुपये होगा। कितना होगा? 80,000 रुपये होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जैसे 10 रुपये प्रति नारियल की दर से। कितना? रुक जाओ, दूसरा उदाहरण आपको बता दें। देखिए, ₹10 प्रति नारियल की दर से। प्रति नारियल की दर से 5,000 ले लेंगे। नारियल का मूल्य कितना होगा? 50,000 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्र को, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ध्यान देना, इसी प्रकार तीनों क्षेत्र को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। तो अब हम बेटा आपको बताएंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र सन 1973 और 74 से लेकर 2013 और 14 के मध्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। अर्थात अब हम आपको सकल घरेलू उत्पाद की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, जो आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका है, ये आपका जो आप भी बता रहे थे आपको, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है ना। तो लिखोगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गणना। ठीक है, अब देखोगे, अब सबसे पहले इधर संकेत लिखे क्षेत्र। सबसे पहले ऊपर है प्राथमिक, रेड कलर में है, द्वितीय पीले येलो में है और तृतीय जो है ग्रीन हरे कलर से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इस आंकड़े में सबसे पहले 1973 और 1974 का जीडीपी लेकर आए हम। ठीक है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अभी आपको बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को दिखाया गया है। तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। या 2 वर्षों 1973 से 1974, कितना? 1973 से 1974 और 2013 और 2014 के मध्य, अर्थात कहेंगे कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन की कितनी समृद्धि हुई है। ठीक है, तो वर्ष 1973, 1974 और 2013 और 2014 के बीच 40 वर्षों में यदि सभी क्षेत्रकों में या कहेंगे क्षेत्रकों के उत्पादन में, ठीक है, वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में। ये देखिए, किस क्षेत्र के उत्पादन में? तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में। ठीक है,
तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। ठीक है, परिणामता वर्ष 2013 और 14 जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, 2013 और 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है, या कहेंगे उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व जो है वर्ष 1973 से 1974 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में देखने को मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवाएं, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार करती है। और द्वितीय कृषि एवं उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कोई सेवाओं जैसे पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग करना शुरू कर देते हैं। इससे तृतीय क्षेत्रों में तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। तो बेटा बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको जीडीपी बताएंगे। एक बार पुनः आपको शॉर्ट में बता देते हैं जीडीपी। यह एक विशेष वर्ष के दौरान, जीडीपी क्या है जान लो, यह एक विशेष वर्ष के दौरान, एक वर्ष में, या कहेंगे यह एक विशेष वर्ष के दौरान एक देश के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या अंग्रेजी में जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। बस आगे हम अब आपको भारत के जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।